सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों पर चर्चा करने या उनके लिए श्रेणियां बनाने से पहले आइए पहले कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझें। सामाजिक आंदोलनों में ऐसे लोगों के समूह शामिल होते हैं जो सामान्य लक्ष्यों या मूल्यों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिन्हें वे समाज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यह सामूहिक कार्रवाई सहयोगात्मक हो सकती है, जैसे जब लोग किसी सफल कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन करने के लिए एक साथ आते हैं। ये बिना संघर्ष के कार्यों के उदाहरण हैं। हालांकि जब हम सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करते हैं, तो हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनमें संघर्ष शामिल है। नील्स मेल्सर ने इन्हें कार्रवाई के लिए असंस्थागत लामबंदी के रूप में वर्णित किया है। ये परस्पर विरोधी क्रियाएं विभिन्न रूप ले सकती हैं। वे स्वतःस्फूर्त और अल्पकालिक हो सकते हैं, बिना किसी स्पष्ट नेता या संगठन के। कभी-कभी हिंसक हो जाते हैं, जैसे जब भीड़ अप्रत्याशित रूप से इकट्ठा हो जाती है। या फिर वे कुछ संरचना, नेतृत्व और संचार के साथ अधिक संगठित हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य या तो कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना या उनका विरोध करना है, या समुदाय या समाज के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हमें याद रखना चाहिए कि हालांकि सामाजिक आंदोलनों में अक्सर संघर्ष शामिल होते हैं, लेकिन सभी प्रकार की संघर्ष प्रेरित सामूहिक कार्रवाइयों को सामाजिक आंदोलन नहीं माना जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संघर्ष संचालित सामूहिक क्रियाओं के विशिष्ट अर्थ होते हैं। दंगे, विद्रोह और क्रांति जैसी कार्रवाइयों में संघर्ष शामिल होता है, जिसमें कभी-कभी हिंसा भी शामिल होती है। पाठकों के लिए इस विषय पर राजेंद्र सिंह के काम जैसे प्रासंगिक साहित्य का अध्ययन करके इन विभिन्न प्रकार की सामूहिक गतिविधियों को समझना महत्वपूर्ण है। संघर्ष गैर संस्थागत, गैर सहमतिपूर्ण और संघर्ष प्रेरित सामूहिक कार्रवाइयों के केंद्र में है। इन कार्यों में सामाजिक आंदोलनों का विचार भी शामिल है। अतः सामाजिक संघर्ष की प्रकृति एवं स्वरूप पर संक्षेप में विश्लेषणात्मक चर्चा करना आवश्यक है। सामाजिक संघर्ष की प्रकृति। सामाजिक संघर्ष तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह, जैसे जाति, समुदाय या वर्ग, किसी चीज के बारे में विरोधी दावे या तर्क रखते हैं। यह लक्ष्य, उद्देश्य या मुद्दे हो सकते हैं। संघर्ष में कुछ मूल्यों, वस्तुओं या लक्ष्यों पर दूसरे समूह के दावों को रद्द करने या बाहर करने के लिए एक समूह द्वारा संघर्ष, लड़ाई और सक्रिय प्रयास शामिल हैं। संघर्ष हल्की अस्वीकृति से लेकर गंभीर शारीरिक हिंसा और यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, सिर्फ इसलिए कि कोई संघर्ष है इसका मतलब यह नहीं है कि सामूहिक कार्रवाई हो रही है, और सभी प्रकार की सामूहिक कार्रवाइयों में संघर्ष शामिल नहीं होता है। दूसरे, कुछ संगठित सामूहिक कार्रवाइयों, जैसे किसी त्योहार को सफल बनाना या समारोहों या अनुष्ठानों को एक साथ मनाना, में संघर्ष शामिल नहीं है। उन संघर्षों के अध्ययन में जो औपचारिक संस्थानों का हिस्सा नहीं है, जैसे विरोध प्रदर्शन या दंगे, हम व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत विवादों, जैसे पारिवारिक विवाद या पड़ोसी असहमति को नहीं देखते हैं। इसके बजाय हम समूहों से जुड़े बड़े संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संघर्षों में किसी अन्य समूह या संस्थानों या सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विरोध या हिंसा शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब लोगों का एक समूह किसी निश्चित समूह या प्राधिकारी द्वारा शोषण या अनुचित शक्ति के खिलाफ नारे लगाता है और मार्च करता है, तो यह एक प्रकार का सामूहिक संघर्ष है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे जब किसानों ने अपनी जमीन पर नियंत्रण के लिए जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, या जब श्रमिकों ने विरोध किया और बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति और निर्णय लेने में हिस्सेदारी के लिए हड़ताल पर चले गए। दूसरा उदाहरण तब है जब किसान सस्ती बिजली या उर्वरक, या अपनी फसलों के लिए बेहतर कीमतों के लिए सरकार के खिलाफ हड़ताल करते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं
कि समाज में बड़े पैमाने पर झगड़े कैसे हो सकते हैं। संघर्ष तब होता है जब एक समूह चीजों को अपने पास रखने की कोशिश करता है और दूसरे समूह को वही चीजें प्राप्त करने से रोकता है। इससे झगड़े हो सकते हैं। लुईस कोसर का कहना है कि संघर्ष तब होता है जब एक समूह जीतना चाहता है और दूसरों को जीतने से भी रोकता है। यह कम से कम दो समूहों के बीच संघर्ष जैसा है। संघर्ष विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे विभिन्न रूपों और श्रेणियों में आते हैं। कभी-कभी वे सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों से मेल खाते हैं। तो सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करने से पहले आइए जल्दी से संघर्षों के प्रकारों के बारे में बात करें। 30.3 सामाजिक संघर्षों के प्रकार। सामाजिक आंदोलन संघर्ष दर्शाते हैं। संघर्ष का अर्थ है एक स्पष्ट शत्रु या प्रतिद्वंद्वी का होना। एलेन टॉरेन 1985 750 से 80 के अनुसार सभी संघर्षों में संगठित अभिनेता वे चीजें शामिल होती हैं जिन्हें लोग महत्व देते हैं या चाहते हैं, और उन चीजों को पाने के लिए उन अभिनेताओं के बीच झगड़े या प्रतिस्पर्धाएं शामिल होती हैं। आइए इस विचार के आधार पर विभिन्न प्रकार के संघर्षों पर नजर डालें। टॉरेन 8 प्रकार के सामाजिक संघर्षों के बारे में बात करते हैं। सामूहिक हित की प्रतिस्पर्धात्मक खोज। इस प्रकार का संघर्ष इस बात को लेकर है कि लोग किसी समूह जैसे किसी संगठन में इससे प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में किसी चीज में कितना प्रयास करते हैं या वे दूसरों की तुलना में कितना वंचित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कड़ी मेहनत करता है लेकिन बदले में उसे बहुत कुछ नहीं मिलता है या इसके विपरीत, तो इससे संघर्ष हो सकता है। 4 संभावित स्थितियां हैं। ए, कड़ी मेहनत करना लेकिन बदले में बहुत कम पाना। बी, कड़ी मेहनत करना और बदले में बहुत कुछ पाना। सी, कड़ी मेहनत नहीं करना और बदले में बहुत कम पाना। और डी, कड़ी मेहनत नहीं करना लेकिन बदले में बहुत कम पाना, बदले में बहुत कुछ। पहली स्थिति में संघर्ष उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है। इस स्थिति के कारण श्रमिकों द्वारा हड़ताल और आंदोलन जैसी चीजें हो सकती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक पहचान का पुनर्निर्माण। इस तरह के संघर्ष में दुश्मन को केवल एक वर्ग प्रतिद्वंद्वी के बजाय उन्हें दूसरे या बाहर से आए किसी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। समाज उन लोगों, अंदरूनी और जो नहीं है, बाहरी, के बीच विभाजित है। संघर्ष आमतौर पर समुदाय की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमता है। भारत में कई आंदोलन, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और हाल ही में झारखंड, गोरखालैंड और उत्तराखंड में हुए आंदोलन, इस संघर्ष को व्यक्त करते हैं। चरम मामलों में यह क्षेत्रीय, भाषा आधारित, नस्लवादी, जाति संबंधी या सांप्रदायिक आंदोलनों को जन्म दे सकता है। इन आंदोलनों में लोग अक्सर समाज की शुद्धता और नैतिकता को बाहरी लोगों से बचाने की बात करते हैं। यह अंदरूनी लोगों के बीच मजबूत एकता पैदा कर सकता है, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति तीव्र नफरत भी पैदा कर सकता है, जिसे समाज को भ्रष्ट करने वाला माना जाता है। यहाँ बाईं ओर से वर्ग शत्रु के विचार को दाईं ओर से सांस्कृतिक शत्रु की अवधारणा से बदल दिया गया है। दोनों ही मामलों में वैज्ञानिक सोच की अस्वीकृति है। एक राजनीतिक ताकत। इस प्रकार के संघर्ष का उद्देश्य आम तौर पर खेल के नियमों को बदलना होता है, न कि केवल सिस्टम के भीतर के फायदे। औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन गतिविधियां और श्रमिक आंदोलन अक्सर राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेते हैं। शॉर्टर और टिली ने 1971 में फ्रांस में हुई हड़तालों के अपने अध्ययन में तर्क दिया कि हड़तालें अभाव के कारण होने के बजाय वास्तव में श्रमिक संघों के राजनीतिक प्रभाव में बदलाव को दर्शाती हैं। सत्ता संरचना या उसके अंतर्निहित सिद्धांतों में कोई भी अचानक बदलाव इस प्रकार के संघर्ष को ट्रिगर करता है। स्थिति और विशेषाधिकार की रक्षा। इस प्रकार का संघर्ष तब देखा जाता है जब कोई हित समूह अपने निजी,
स्वार्थी हितों को सार्वजनिक मुद्दों में बदलने की कोशिश करता है। सबसे खराब स्थिति में एक भ्रष्ट और बेईमान राजनीतिक व्यवस्था यह दावा कर सकती है कि राष्ट्र खतरे में है, केवल अपने गलत कामों को छिपाने के लिए और राजनीतिक नैतिकता और शासन में जनता के विश्वास में गिरावट से ध्यान भटकाने के लिए। इस संघर्ष का हल्का रूप किसान लामबंदी और शिक्षकों के संघर्षों में देखा जा सकता है। सीधे तौर पर अपनी आय का बचाव करने के बजाय ये आंदोलन अक्सर कृषि और शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय महत्व का मामला बताते हैं। मुख्य सांस्कृतिक पैटर्न का सामाजिक नियंत्रण टोरेन इसे कैसे देखता है? वह सांस्कृतिक पैटर्न को 3 भागों में विभाजित करता है। ए, लोग क्या जानते हैं, बी, वे किसमें निवेश करते हैं, और सी, उनके नैतिक सिद्धांत। ये भाग सत्य, उत्पादन और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भागों को बनाने की समाज की क्षमता महत्वपूर्ण है। बड़े समाजों में शासक समूहों और अन्य सभी के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। शासक दूसरों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को समाज के मुख्य मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता शासकों को उखाड़ फेंकना चाहती है और उन मूल्यों पर अपना दावा करना चाहती है। संस्कृति और सत्ता के बीच यह संघर्ष कई बड़े और जटिल समाजों में निरंतर बना रहता है। समाज को संगठित करने का एक नया तरीका बनाने से बड़े संघर्ष हो सकते हैं। सबसे चरम उदाहरण तब होता है जब लोगों द्वारा एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह कुछ नया स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई में समाज के विभिन्न हिस्सों से बड़े बदलाव लाने वाले बहुत से लोग शामिल होते हैं। इस तरह के बदलाव का एक बड़ा परिणाम यह होता है कि इससे समाज के सभी झगड़ों से छुटकारा मिल जाता है। जब कोई संघर्ष नहीं होता है तो चीजों को बदलने की कोशिश करने वाले आंदोलनों के लिए कोई जगह नहीं होती है। यह ऐसा है जैसे क्रांतियां आंदोलनों को होने से रोक देती हैं। क्रांतियों के नेता अक्सर समाज के विकास के लिए उसमें व्यवस्था बनाए रखने के महत्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी आदेश के इस विचार का उपयोग नए नेताओं द्वारा अपनी शक्ति और विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय संघर्ष टोरेन का तर्क है कि इतिहास में सबसे तीव्र संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष है। जब कोई समाज विकसित हो रहा है और औद्योगिकीकरण कर रहा है, तो उसकी पहचान और निरंतरता को व्यक्तियों या उनके सामाजिक संबंधों द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। केवल राष्ट्र ही पहचान पर जोर दे सकता है और परिवर्तनों का प्रबंधन कर सकता है। टोरेन के अनुसार परिवर्तन को नियंत्रित करने को लेकर संघर्ष अनिवार्य रूप से सभी देशों में राज्यों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है, को राज्य से अलग करने पर जोर दिया गया है, जो समाजों के बीच ऐतिहासिक परिवर्तन का प्राथमिक चालक है। नवसाम्यवादी संघर्ष राष्ट्रीय संघर्षों की तरह हैं, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक विभाजनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं को खतरे में डालने वाले बाहरी प्रभावों को अस्वीकार करते हैं। ये संघर्ष स्वदेशी विचारधाराओं में निहित हैं और इनका उद्देश्य जीवन के पारंपरिक तरीकों को पुनर्स्थापित करना या पुनर्जीवित करना है, जो कभी-कभी कट्टरपंथी विशेषताओं को अपना लेते हैं। सामाजिक आंदोलन संघर्षों की तरह व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। वे साझा सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। भारत जैसे विविध समाजों में ये मुद्दे क्षेत्र, जाति, वर्ग और समुदाय जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, केरल के मछुआरों को हिमालय के लोगों की तुलना में भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिणामस्वरूप इन विविध चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन सामने आते हैं। विश्लेषण के लिए इन आंदोलनों की विविध प्रकृति को समझना आवश्यक है।
संहिताकरण और वर्गीकरण सामाजिक आंदोलनों जैसे विभिन्न सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम हैं। आंदोलनों को एक जैसे या भिन्न होने के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण पेचीदा हो सकता है क्योंकि एक आंदोलन को एक विद्वान द्वारा किसान आंदोलन और दूसरे द्वारा सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। आदिवासी विद्रोह या लिंग भेदभाव के खिलाफ विरोध जैसी चीजों को लेबल करना आसान है, लेकिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों जैसे सुधारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक और पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के बीच अंतर करना कठिन है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कैथलीन गफ की सामाजिक आंदोलनों के वर्गीकरण और टाइपोलॉजी की प्रणाली को देख सकते हैं। उन्होंने भारत में उनके लक्ष्यों, विचारधाराओं और संगठनात्मक तरीकों के आधार पर 5 प्रकार के किसान आंदोलनों की पहचान की। 5 प्रकार हैं: पुनर्स्थापनात्मक विद्रोह, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक दस्यु, आतंकवादी प्रतिशोध और अंततः सामूहिक विद्रोह। मैंने गफ के वर्गीकरण की कमियों को करीब से देखा है। उक्त 939 हम अंग्रेजों के खिलाफ राजा चैत सिंह के विद्रोह 1778 से 81 और वजीर अली के 1799 के विद्रोह को किसान आंदोलन के रूप में कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यही मुद्दा अन्य अध्ययनों जैसे मालव्य 1956 1834 और इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब 1975 36 और एस.बी. चौधरी 1957 32 के कार्यों में भी उठता है, जो 1857 के विद्रोह को एक किसान विद्रोह के रूप में देखते हैं। राजाओं और वजीरों के विद्रोहों को किसान आंदोलनों के रूप में नहीं देखा जा सकता। हमें भारत में सामाजिक आंदोलनों का व्यावहारिक वर्गीकरण और टाइपोलॉजी तैयार करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ पद्धति की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम आंदोलनों के प्रकारों में उतरें, यह समझना सहायक होगा कि आंदोलनों की एक कार्यशील टाइपोलॉजी बनाने का प्रयास कैसे किया गया है। चिंतन और क्रिया 30.1 क्या आप किसी ऐसे सामाजिक आंदोलन के बारे में जानते हैं जो अतीत या वर्तमान में आपके समाज समुदाय में हुआ हो? इस सामाजिक आंदोलन पर एक पृष्ठ का विवरण दें और आप इसे किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन में रखेंगे और क्यों? दूसरे पेज में अपनी रिपोर्ट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य लोगों की रिपोर्ट से करें। शीर्षक: भारत की हरित क्रांति पर चिंतन, एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। पृष्ठ 1: भारत में हरित क्रांति का विवरण। भारत में हरित क्रांति देश के कृषि इतिहास में एक मौलिक अध्याय के रूप में खड़ी है, जो कृषि प्रथाओं, उत्पादकता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह उच्च उपज देने वाले किस्म एचवाईवी बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और उर्वरकों और सिंचाई के व्यापक उपयोग की शुरुआत की विशेषता वाला काल था। यह आंदोलन, जो मुख्य रूप से 1960 और 1970 के दशक के दौरान सामने आया, का उद्देश्य भारत की लगातार खाद्य असुरक्षा को संबोधित करना और इसकी बढ़ती आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। अपने मूल में हरित क्रांति ने तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने की मांग की। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें अक्सर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गेहूं और चावल की बौनी किस्मों की शुरुआत, कृषि ज्ञान के व्यापक प्रसार और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण देश भर में फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि हरित क्रांति अपने विवादों और कमियों से रहित नहीं थी। हालांकि यह खाद्य उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सफल रहा,
लेकिन इसके लाभ असमान रूप से वितरित हुए, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ गईं। बड़े जमींदारों और धनी किसानों ने लाभ का बड़ा हिस्सा उठाया, जिससे छोटे पैमाने के और निर्वाह किसान और भी हाशिए पर चले गए। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के गहन उपयोग के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण हुआ, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी चुनौतियां पैदा हुईं। पृष्ठ 2। सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में हरित क्रांति का वर्गीकरण। भारत में हरित क्रांति को तकनीकी और सामाजिक आर्थिक आंदोलन दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से इसने कृषि पद्धतियों में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। नवीन कृषि तकनीकों, उन्नत बीज किस्मों और मशीनीकरण की शुरुआत की। इन तकनीकी प्रगति ने कृषि उत्पादकता में नाटकीय वृद्धि को उत्प्रेरित किया, जिससे भारत भोजन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर बन गया। हालांकि भारतीय समाज पर इसके गहरे प्रभाव के कारण शायद इसे सामाजिकार्थिक आंदोलन के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया गया है। हरित क्रांति ने बुनियादी तौर पर सामाजिकार्थिक परिदृश्य को बदल दिया। कृषि संबंधों, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा की गतिशीलता को नया आकार दिया। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, रोजगार के अवसर पैदा किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि अधिशेष श्रम वैकल्पिक आजीविका की तलाश में शहरों की ओर चला गया। इसके अलावा हरित क्रांति ने कृषि में व्यावसायीकरण और बाजार उन्मुखीकरण की ओर बदलाव को प्रेरित किया। इसे निर्वाहाधारित गतिविधि से लाभ संचालित उद्यम में बदल दिया। इस परिवर्तन का सामाजिक स्तरीकरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, क्योंकि धनी जमींदारों और कृषि व्यवसायियों ने अपना प्रभुत्व मजबूत कर लिया, जिससे छोटे पैमाने के किसान और खेतिहर मजदूर हाशिए पर चले गए। अपने सामाजिकार्थिक प्रभावों के बावजूद हरित क्रांति ने कृषि सुधार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। बड़े पैमाने पर बांध परियोजनाओं और वनों की कटाई के प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के जवाब में नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन जैसे संगठन उभरे, जिन्होंने पारिस्थितिक अखंडता और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देने वाली समग्र विकास रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अन्य अध्ययन केंद्रों की रिपोर्टों से तुलना। देश भर के अन्य अध्ययन केंद्रों में हरित क्रांति पर समान प्रतिबिंब क्षेत्रीय संदर्भों, कृषि प्रथाओं और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर फोकस और गहराई में भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे मजबूत कृषि परंपरा वाले राज्यों की रिपोर्टें फसल की पैदावार, किसानों की आय और ग्रामीण विकास पर हरित क्रांति के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दे सकती हैं। इसके विपरीत, केरल या पश्चिम बंगाल जैसे अधिक विविध कृषि परिदृश्य वाले राज्यों की रिपोर्ट किसी भी कीमत पर हरित क्रांति की उत्पादकता की खोज से बड़ी पारिस्थितिक लागत और सामाजिक असमानताओं की जांच कर सकती है। इन विविधताओं के बावजूद एक सामान्य सूत्र इन विविध प्रतिबिंबों को जोड़ता है। भारत के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में हरित क्रांति की मान्यता, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय के लिए स्थायी निहितार्थ के साथ। इस बहुआयामी आंदोलन की जटिलताओं और विरोधाभासों की आलोचनात्मक जांच करके इग्नू के अध्ययन केंद्रों के छात्र भारत के कृषि अतीत और वर्तमान की गहरी समझ में योगदान करते हैं और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में रास्ते की कल्पना करते हैं। सामाजिक आंदोलनों के लिए श्रेणियां विकसित करना। विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के लिए श्रेणियां बनाने का प्रयास किया है। आइए कुछ उदाहरण देखें। एमएस 1969 से 1979 तक ओमन की एक रिपोर्ट में उल्लिखित राव 3 प्रकार के आंदोलनों का सुझाव देते हैं: सुधारवादी, परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी। राव के अनुसार सुधार आंदोलन समाज के मूल्यों में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं।
परिवर्तनकारी आंदोलन सामाजिक संरचनाओं में मध्यम स्तर के बदलाव लाते हैं। दूसरी ओर, क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाते हैं। प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि और उनके द्वारा संबोधित किए जा रहे मुद्दों जैसे कारकों के आधार पर घनश्याम शाह भारत में 8 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों की पहचान करते हैं। इनमें किसानों, आदिवासी समूहों, दलितों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और औद्योगिक श्रमिकों के आंदोलन शामिल हैं। टी.के. ओमन एक अलग वर्गीकरण का सुझाव देते हैं, जो इस पर आधारित है कि समाज सामाजिक तनावों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने नोट किया कि इनमें से कोई भी वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि वे भारत में पाए जाने वाले हर प्रकार के आंदोलन को कवर नहीं कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्गीकरण हमें विभिन्न गतिविधियों को समझने में मदद करने के लिए सिर्फ उपकरण हैं, और ये पत्थर की लकीर नहीं है। वे सिद्धांतों और परिकल्पनाओं पर आधारित हैं, और उनका उपयोग वास्तविक दुनिया की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। 1984 में राजेंद्र सिंह ने सामाजिक आंदोलनों को वर्गीकृत करने का अधिक विश्वसनीय तरीका तैयार करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने इस वर्गीकरण का मार्गदर्शन करने के लिए 3 मुख्य प्रश्न प्रस्तुत किए। आंदोलनों का मुख्य फोकस क्या था? इसमें उस केंद्रीय मुद्दे या समस्या की पहचान करना शामिल है जिसे आंदोलन संबोधित कर रहा है। इसमें वन संरक्षण, भूमि अधिकार, सांप्रदायिक तनाव, लैंगिक समानता या पर्यावरण संबंधी चिंताएं जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। ये मुद्दे उन लोगों के समूहों को एक साथ लाते हैं जो विरोध कर रहे हैं या बदलाव की वकालत कर रहे हैं। आंदोलन में भागीदार कौन है? यह प्रश्न इसमें शामिल लोगों की संरचना और वे कैसे योगदान करते हैं, इस पर गौर करता है। प्रतिभागी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र जैसे कारकों के आधार पर विशिष्ट सामाजिक समूहों से आ सकते हैं। यह समझने से कि कौन शामिल है, आंदोलन के प्रकार को कम करने में मदद मिलती है। आंदोलन का लक्ष्य क्या है? इसमें उस समूह, संस्था या सामाजिक प्रथा की पहचान करना शामिल है जिसका आंदोलन विरोध कर रहा है। यह एक सरकारी नीति, एक विशेष उद्योग या एक सामाजिक मानदंड हो सकता है जिसे आंदोलन बदलना चाहता है। ये 3 प्रश्न आंदोलनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जैसे कि किसान, आदिवासी, दलित, महिला, पारिस्थितिक, श्रमिक या उपराष्ट्रवादी आंदोलन। हालांकि सिंह यह भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय समाज विकसित हो रहा है, एक अपूर्ण और अपरिपक्व आधुनिकता से समान रूप से अपूर्ण और अपरिपक्व उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन पारंपरिक और आधुनिक आंदोलनों के मिश्रण की विशेषता है। इस जटिल सामाजिक परिदृश्य को समझने में लोगों की विचारधाराओं, इतिहास, आकांक्षाओं और संघर्षों की जांच करना शामिल है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों पर चर्चा की है, जिनमें पुराने, वैकल्पिक, शास्त्रीय, नए, सूक्ष्म और प्रोटो आंदोलन शामिल हैं। कुछ लोग सामाजिक आंदोलनों से परे जैसी अवधारणाएं भी प्रस्तावित करते हैं। इन टाइपोलॉजी में जाने से पहले सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक आंदोलन जानबूझकर नहीं बनाए जाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से समाज के भीतर तनाव और संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। जाति, वर्ग और व्यवसाय जैसे कारकों पर आधारित असमानता की परतों वाला समाज ही इन संघर्षों को जन्म देता है। संसाधनों, शक्ति और प्रतिष्ठा का असमान वितरण स्वाभाविक रूप से तनाव और असहमति को जन्म देता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक समूहों का उदय होता है, अमीर और गरीब, मजबूत और कमजोर, शक्तिशाली और शक्तिहीन। ये विभाजन निरंतर और अपरिहार्य है, जिससे सामाजिक अभाव, संघर्ष और विरोध होता है।
ऐसी धारणा है कि आंदोलन व्यक्तियों द्वारा निर्मित या नेतृत्व नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय वे तब उभरते हैं जब स्थितियां परिपक्व होती हैं या जब लोगों का असंतोष टूटने की स्थिति तक पहुंच जाता है। सामाजिक संघर्षों के प्रति सामूहिक जागरूकता से प्रेरित होकर आंदोलन स्वतःस्फूर्त रूप से सामने आते हैं। इन विचारों पर विचार करते हुए हम कुछ सामान्य प्रकार के सामाजिक आंदोलनों को पहचान सकते हैं। सार्वभौमिकता, सापेक्षतावाद, सामाजिक आशावाद और आत्मन्वीकरण और आत्मबोध की खोज। चिंतन और क्रिया 30.2। आप सभी ने 1857 में औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध भारतीयों के विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा। इस विद्रोह के बारे में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। इस विद्रोह के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करें और बताएं कि यह किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन था और क्यों। अपने उत्तर की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के उत्तर से करें। आप अपने अकादमिक परामर्शदाता से इस विषय को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विद्रोह के संदर्भ में समझाने के लिए कह सकते हैं। शीर्षक 1857 का विद्रोह, इसके सामाजिक आंदोलन की गतिशीलता पर एक प्रतिबिंब। परिचय। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस विद्रोह के बारे में जानने से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसके बहुमुखी आयामों को समझने का अवसर मिलता है। इस प्रतिबिंब में मैं विद्रोह के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करूंगा, एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसकी प्रकृति का आकलन करूंगा, साथ ही छात्रों के साथ परिप्रेक्ष्य की तुलना करूंगा और अकादमिक परामर्शदाताओं से मार्गदर्शन मांगूंगा। ऐतिहासिक संदर्भ। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ, जो आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव और सांस्कृतिक दमन की विशेषता थी। तात्कालिक ट्रिगर जानवरों की चर्बी वाले नए एनफील्ड राइफल कारतूसों का प्रचलन था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस घटना से सिपाहियों में असंतोष फैल गया, जिससे व्यापक विद्रोह हुआ जिसने जल्द ही उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण। सामाजिकार्थिक शिकायतें। यह विद्रोह भारतीय जनता के बीच व्याप्त गहरी सामाजिकार्थिक शिकायतों से उपजा था। भूमि राजस्व प्रणाली, भारी कराधान और एकाधिकारवादी व्यापार प्रथाओं सहित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने किसानों, कारीगरों और स्वदेशी शासकों के बीच नाराजगी पैदा कर दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और रियासतों के उन्मूलन जैसी अन्यायपूर्ण नीतियों को लागू करने से शिकायतें बढ़ गईं, जिससे समाज के विभिन्न वर्ग अलग-थलग हो गए। सैन्य असंतोष। विद्रोह में मुख्य रूप से बंगाल से सिपाहियों की भागीदारी सैन्य शिकायतों के महत्व पर प्रकाश डालती है। ब्रिटिश भारतीय सेना, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सैनिक शामिल थे, को भेदभावपूर्ण प्रथाओं, सीमित कैरियर संभावनाओं और कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ा। एनफील्ड राइफल घटना की शुरुआत न केवल धार्मिक असंवेदनशीलता का प्रतीक है, बल्कि औपनिवेशिक सैन्य तंत्र के भीतर उनके उपचार और स्थिति के संबंध में सिपाहियों के बीच व्यापक असंतोष का भी प्रतीक है। स्वदेशी प्रतिरोध और सहयोग। विद्रोह में स्वदेशी प्रतिरोध और सहयोग की एक जटिल परस्पर क्रिया देखी गई। जबकि ब्रिटिश नीतियों से अप्रभावित कुछ स्वदेशी शासकों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, अन्य ने आत्मसंरक्षण, राजनीतिक समीचीनता या वैचारिक संरेखण सहित विभिन्न कारणों से औपनिवेशिक प्रशासन का पक्ष लिया। इस प्रकार विद्रोह ने विविध प्रेरणाओं और गठबंधनों को प्रतिबिंबित किया, जो राष्ट्रवादी एकता की सरलीकृत कथाओं को चुनौती दे रहा था। वैचारिक आधार।
वैचारिक रूप से विद्रोह में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं, पारंपरिक वफादारी और उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं का मिश्रण शामिल था। हालांकि इसमें बाद के आंदोलनों के समान एकीकृत राष्ट्रवादी विचारधारा का अभाव था। यह विदेशी प्रभुत्व का विरोध करने और स्वदेशी अधिकार को बहाल करने की सामूहिक इच्छा का प्रतीक था। धार्मिक प्रतीकवाद और पारंपरिक पदानुक्रमों की अपील ने नवजात राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ मिलकर विविध समुदायों को औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक आम संघर्ष में प्रेरित किया। क्षेत्रीय विविधताएं और स्थानीय गतिशीलता। विद्रोह ने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और ऐतिहासिक शिकायतों से आकार लेते हुए क्षेत्रीय विविधताएं और स्थानीय गतिशीलता प्रदर्शित की। हालांकि यह पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया, लेकिन इसकी तीव्रता और चरित्र अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न थे। कृषि संकट, जातीय तनाव और पहले से मौजूद सामाजिक संरचनाओं जैसे कारकों ने प्रतिरोध आंदोलनों के रूप और प्रक्षेप पथ को प्रभावित किया, जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों की स्थानीय प्रकृति को उजागर करता है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विद्रोह की प्रकृति। 1857 के विद्रोह को एक आद्य राष्ट्रवादी सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जा सकता है, जिसमें शिकायतों, आकांक्षाओं और लामबंदी रणनीतियों की एक विविध श्रृंखला शामिल थी। हालांकि इसमें बाद के राष्ट्रवादी आंदोलनों की वैचारिक सुसंगतता और संगठनात्मक परिष्कार का अभाव था, फिर भी इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का एक मौलिक क्षण बनाया। इसका महत्व उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के एक सामान्य उद्देश्य के इर्दगिर्द, किसानों और कारीगरों से लेकर सैनिकों और अभिजात वर्ग तक, समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित करने की क्षमता में निहित है। अन्य छात्रों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण। अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ जुड़ने से 1857 के विद्रोह पर व्याख्याओं और दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने की अनुमति मिलती है। जबकि कुछ छात्र रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह द्वितीय जैसे प्रतिष्ठित नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए राष्ट्रवादी आख्यानों पर जोर दे सकते हैं, अन्य लोग प्रतिरोध की स्थानीय प्रकृति या स्वदेशी सहयोग की जटिलताओं को रेखांकित कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं विविध अंतर्दृष्टि प्रदान करके और पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देकर समझ को समृद्ध करती हैं। अकादमिक परामर्शदाताओं से मार्गदर्शन की मांग। अकादमिक परामर्शदाताओं से परामर्श करने से विद्रोह के सामाजिक आंदोलन की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि को गहरा करने का अवसर मिलता है। सामूहिक कार्रवाई और प्रतिरोध आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए परामर्शदाता संसाधन जुटाने के सिद्धांत या सामाजिक पहचान सिद्धांत जैसे सैद्धांतिक ढांचे को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वे ऐतिहासिक संदर्भ और तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, जिससे भारतीय इतिहास के व्यापक प्रक्षेप पथ के भीतर विद्रोह की अधिक सूक्ष्म समझ की सुविधा मिलती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः 1857 का विद्रोह भारत के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो जटिल सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक गतिशीलता का प्रतीक है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इसने विविध शिकायतों, आकांक्षाओं और लामबंदी रणनीतियों को प्रतिबिंबित किया, जो भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए आधार तैयार करता है। इस ऐतिहासिक घटना के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने से न केवल ऐतिहासिक साक्षरता बढ़ती है, बल्कि औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और संघर्ष की जटिलताओं की गहरी सराहना भी होती है। 30.6 पुराने और नए प्रकार के आंदोलन। आज भारत में सामाजिक संघर्ष कई रूपों में आते हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। विभिन्न समूह एक दूसरे से बहस करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे अपने हितों और लक्ष्यों को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं, और वे खुद को कैसे इकट्ठा और व्यवस्थित करते हैं, यह भी भिन्न होता है। यह विविधता सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में दो मुख्य श्रेणियों की ओर ले जाती है। ये श्रेणियां हमें भारत में हो रहे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को पहचानने में मदद करती हैं।
भारत में आंदोलनों के अध्ययन को 3 मुख्य विषयों में विभाजित किया जा सकता है। शास्त्रीय परंपरा, नवशास्त्रीय परंपरा और समकालीन नई सामाजिक आंदोलन परंपरा, जिसे हम संक्षेप में एनएसएम कहेंगे। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को वर्गीकृत करने का सबसे आम तरीका उन्हें पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों में विभाजित करना है। पुराने सामाजिक आंदोलन पारंपरिक हैं, जैसे कि किसान, जनजातियां और औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं। कभी-कभी ये पुराने विषय अभी भी भारत में सामाजिक आंदोलन अध्ययन का मुख्य केंद्र बने रहते हैं। दूसरी ओर नए सामाजिक आंदोलन उभर रहे हैं, जो पहचान, पर्यावरण, लिंग और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से निपट रहे हैं। कभी-कभी ये 2 प्रकार की गतिविधियां ओवरलैप हो जाती हैं, जिससे उनके बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। टिली, मेलुची, हैबरमास, जीन कोहेन, अराटो, आयरमैन, एडर, ऑफे, टॉरेन, आयरमैन और जेमिसन और फ्रैंक और फुएंते सहित कई यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों ने पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों की अवधारणाओं पर विस्तार से लिखा है। ओमवेट, राजेंद्र सिंह, रामचंद्र गुहा और विघ्नाराजा जैसे भारतीय और अन्य एशियाई विद्वानों ने भी सैद्धांतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग दोनों के माध्यम से इन अवधारणाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। शास्त्रीय परंपरा में ज्यादातर पश्चिमी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का काम शामिल है, जैसे जी टार्डे का लॉ ऑफ इमिटेशन 1903, गुस्ताव लेबन का द क्राउड 1909, विलियम मैकडॉगल का द ग्रुप माइंड 1920 और ईडी मार्टिन का द बिहेवियर ऑफ क्राउड। इन अध्ययनों ने सामाजिक विज्ञान में सामूहिक व्यवहार को समझने के लिए आधार तैयार किया। विलियम ट्रॉटर के शांति और युद्ध में पशु व्यवहार 1920 के अध्ययन ने चरम स्थितियों में पशु व्यवहार का विश्लेषण करके तनाव और मानव व्यवहार पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल प्रदान करके भी योगदान दिया। नवशास्त्रीय परंपरा को कार्यात्मकतावादी और मार्क्सवादी सैद्धांतिक मॉडल पर आधारित सामाजिक आंदोलन अध्ययनों में देखा जाता है। प्रकार्यवादी मॉडल समाज को समग्र रूप से अन्योन्याश्रित भागों के साथ देखता है, जिसका लक्ष्य समायोजनात्मक अपनाने योग्य और संघर्ष समाधान सामाजिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विचलन, संघर्ष, विरोध और विरोध को हल करना है। वाल्टर बी कॉनन की पुस्तक द विजडम ऑफ बॉडी 1932 ने समाज की तुलना स्वोपचार करने वाले मानव शरीर से की है। मार्क्सवादी मॉडल सामाजिक वर्गों, द्वंद्वात्मकता, उत्पादन के तरीके, वर्ग गठन और ऐतिहासिक भौतिकवाद की भौतिकवादी अवधारणाओं पर जोर देता है। समकालीन या नई सामाजिक आंदोलन परंपरा शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अध्ययनों को पुरानी के रूप में वर्गीकृत करती है, जबकि समकालीन विषयों को नई श्रेणी में रखती है। पुराने आंदोलनों में किसान आंदोलन, कृषि संघर्ष, उत्तर इतिहास, किसान चेतना, सबाल्टर्न अध्ययन, आदिवासी आंदोलन और श्रमिक आंदोलन शामिल हैं। सबसे पहले हम पुराने सामाजिक आंदोलनों की सामाजिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद नीचे नए सामाजिक आंदोलनों के लक्षण वर्णन करेंगे। पारंपरिक सामाजिक आंदोलनों की सामाजिक विशेषताएं और उनके प्रकार। पारंपरिक या शास्त्रीय सामाजिक आंदोलनों को अक्सर उनकी वर्ग आधारित प्रकृति से पहचाना जाता है। उन्हें आधुनिक दुनिया में 3 प्रमुख सामाजिकार्थिक कारकों के उत्पाद के रूप में देखा जाता है: पूंजीवाद, औद्योगिकरण और भौतिकवाद। इन विचारों पर अधिक विस्तृत चर्चा विभिन्न प्रकाशनों में पाई जा सकती है, जैसे राजेंद्र सिंह 2001 4450। इसलिए पारंपरिक सामाजिक आंदोलन अधिकतर वर्ग के मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। इसे समझने के लिए आइए स्पष्ट करें कि वर्ग से हमारा क्या तात्पर्य है। ओमवेट उत्पादन प्रणालियों के भीतर संबंधों के सामाजिक मार्क्सवादी विचार का उपयोग करके वर्ग को परिभाषित करने का सुझाव देता है। अधिक विवरण के लिए ओमवेट 1982
13 देखें। सीधे शब्दों में कहें तो वर्ग का तात्पर्य है ए जनसंख्या को असमान समूहों में विभाजित करना, बी इन समूहों की आर्थिक संसाधनों तक असमान पहुंच है, सी अल्पसंख्यक का आर्थिक संसाधनों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण होना, बहुसंख्यकों के पास उनकी आवश्यकता से कम नियंत्रण होना, डी यह असमान वितरण अमीर, बुर्जुआ और गरीब, सर्वहारा जैसे अलग अलग सामाजिक वर्गों का निर्माण करता है, ई गरीब अपनी साझा परिस्थितियों के कारण एकता की भावना विकसित कर रहे हैं और अमीर वर्ग का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध, जिसे मार्क्सवादी विद्वानों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में जाना जाता है, इन समूहों के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न होता है। किसानों और उनके आंदोलनों पर कई अध्ययन जैसे धनगारे 1983, ओमन 1990, ओमवेट 1982 आदि, साथ ही ट्रेड यूनियनों और श्रमिक आंदोलनों पर शोध जैसे गिरी 1958, माथुर 1964, कार्णिक 1978 आदि वर्ग गतिशीलता पर आधारित पारंपरिक सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए इस दृष्टिकोण का उदाहरण देते हैं। पुराने सामाजिक आंदोलन जो वर्ग पर आधारित हैं, वे वर्ग संघर्ष और वर्ग क्रांति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इन पुराने सामाजिक आंदोलनों पर कई अध्ययन मार्क्सवादी विचारों का पालन करते हैं। वे समाज में एक बड़े बदलाव की कल्पना करते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच संघर्ष के बारे में बात करने के लिए किसान युद्ध या कृषि संघर्ष जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। ये आंदोलन अक्सर चीजों को बदलने और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। पुराने सामाजिक आंदोलनों में दुश्मन स्पष्ट सामाजिक समूह होते हैं, जैसे जाति या वर्ग। उदाहरण के लिए अवध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान विद्रोह के स्पष्ट लक्ष्य थे। अमीर जमींदार, जिन्हें अवध में तालुकदार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमींदार कहा जाता था, किसानों के स्पष्ट दुश्मन थे। किराएदारों ने अपनी पीड़ा के लिए उन्हें दोषी ठहराया और जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को संगठित किया। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना या झारखंड में आदिवासी विद्रोह, जो अब छत्तीसगढ़ में है, के स्पष्ट लक्ष्य थे अक्सर बाहरी लोग, जिन पर स्थानीय लोगों का शोषण करने और उन्हें दुख पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। ज्यादातर मामलों में ये दुश्मन उसी क्षेत्र में थे जहां लोग उनके खिलाफ उठ रहे थे, जैसे गांवों में जमींदारों के खिलाफ किसान। और अंत में लेडरर 1940, एरेंट 1951 और कोर्नहॉसर 1960 जैसे विद्वानों के लेखन में सामूहिक समाज का विचार समाज में लोगों की भूमिका के बारे में एक निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वे सामाजिक अलगाव, विसंगति और सामाजिक संबंधों के टूटने की बढ़ती भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आधुनिक जन समाज को जड़ों, पहचान और शक्ति की कमी के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति अत्यधिक नौकरशाही और यांत्रिक दुनिया में संघर्ष करते हैं। विभिन्न सामाजिक सेटिंग्स में दूसरों के साथ कैसे संबंध रखें, यह अनिश्चित होता है, जिससे दिशा की हानि होती है। सामाजिक मानदंडों के लुप्त होने से समाज खंडित हो जाता है। बी, नए सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं और उनके उपप्रकार। नए सामाजिक आंदोलन एनएसएम पूंजीवाद, उद्योगवाद और भौतिकवाद से परे संक्रमण कर रहे समाज को दर्शाते हैं। 1960 और 1970 के दशक में यूरोपीय और अमेरिकी समाजों में गैर भौतिकवादी मुद्दों को संबोधित करने वाले बड़े पैमाने पर आंदोलनों का उदय हुआ। पारंपरिक स्थानीय आंदोलनों के विपरीत, ये नए आंदोलन सार्वभौमिक मूल्यों की वकालत करते हैं। उनका उद्देश्य मानवीय सार को कायम रखना और मानव जीवन की नींव की रक्षा करना है।
इन आंदोलनों का वैचारिक ध्यान पहचान, मानवीय गरिमा, शांति और सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द घूमता है। पूंजीवाद और वर्ग शोषण पर चर्चा से लेकर राज्य की शक्ति के विस्तार और घटते नागरिक और नागरिक समाज के स्थान के बारे में चिंताओं की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। ये आंदोलन रोजगार या भूमि स्वामित्व जैसे पारंपरिक आर्थिक मुद्दों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहचान और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देते हैं। एनएसएम को दो उपप्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एनएसएम का विचार भारत में 1920 और 1930 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या शायद उससे भी पहले शुरू हुआ था। इसने भारतीय पहचान की रक्षा करने और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए स्थानीय वस्तुओं, ग्रामीण शिल्प, छोटे उद्योगों का उपयोग करने और विदेशी उत्पादों से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। यह विचार 1906 से 10 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा था। जब महात्मा गांधी प्रकट हुए तो यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने अहिंसा, सत्य, सविनय अवज्ञा, स्वशासन और ग्राम परिषदों को पुनर्जीवित करने को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाज के पुनर्निर्माण के लिए सूत काटने और खादी कपड़ा पहनने की भी वकालत की। भूदान, ग्रामदान और सर्वोदय आंदोलन भारत में इन नए सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख उदाहरण हैं। आज के एनएसएम समाज और संस्कृति में बदलाव की इच्छा के साथ साथ भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दिखाते हैं कि व्यक्ति और समुदाय अपनी संस्कृति, समाज और अपनी क्षमता के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। ये आंदोलन समाज पर बढ़ते राज्य नियंत्रण की प्रतिक्रिया है और एक बढ़ती हुई धारणा है कि समाज को केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने भविष्य में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। एनएसएम को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: समावेशी और विशिष्ट आंदोलन। इन आंदोलनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए पाठक प्रासंगिक साहित्य जैसे राजेंद्र सिंह की किताबें का संदर्भ ले सकते हैं। समावेशी नए आंदोलन। ये आंदोलन सार्वभौमिक, अहिंसक और अधिकतर शांतिपूर्ण मूल्यों को व्यक्त करते हैं जो पूरी मानवता को गले लगाते हैं। भारत में इन आंदोलनों के शुरुआती उदाहरणों में भूदान, ग्रामदान और सर्वोदय शामिल हैं। आज समावेशी आंदोलन पारिस्थितिकी की रक्षा करने, पर्यावरणीय कारणों को बढ़ावा देने और पहचान, समानता, व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक न्याय की वकालत करने में देखे जाते हैं। भारत में महिलाओं और दलितों के कई विरोध प्रदर्शन इसी श्रेणी में आते हैं। उचित मूल्य, किफायती रासायनिक उर्वरक और बिजली की लागत के लिए लड़ने वाले किसान भी यहीं के हैं। ये आंदोलन गैर राजनीतिक हैं और आम तौर पर राज्य के अधिकार को स्वीकार करते हैं। उनका लक्ष्य शक्तिशाली संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है। हालांकि ज्यादातर शांतिपूर्ण हैं, अपवाद भी मौजूद हैं, जैसे दलित विरोध प्रदर्शन कभी-कभी पहचान के मुद्दों के कारण हिंसक हो जाते हैं। शांति, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंदोलन भी समावेशी हैं। वे जाति, समुदाय, क्षेत्र या नस्ल के आधार पर भेदभाव को संबोधित करते हुए समानता और न्याय के लिए समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। ये आंदोलन कट्टरपंथी, अलगाववादी या स्वायत्ततावादी नहीं है। वे बाजार, प्रौद्योगिकी, संचार और वैश्विक लोकतंत्र से प्रभावित समाज के भीतर तनाव को उजागर करते हैं। समावेशी आंदोलन सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सामाजिक संघर्षों और समाज में लोकतंत्रीकरण के लिए दबाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशिष्ट आंदोलन। ये आंदोलन हम बनाम वे के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी समस्याओं के लिए बाहरी लोगों को दोषी ठहराते हैं। वे लोगों को एक साथ लाने के बजाय उन्हें पहचान के आधार पर विभाजित करते हैं। भारत में ये आंदोलन अक्सर उपराष्ट्रीयता, सामुदायिक विभाजन और जातीय मांगों पर केंद्रित होते हैं।
वे स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा पर जोर देते हैं, अक्सर दावा करते हैं कि उनकी संस्कृति खतरे में है। उदाहरण के लिए, असम में यह कहते हुए एक आंदोलन चल रहा है कि असम असमियों के लिए है। गोरखालैंड और उत्तराखंड जैसी जगहों पर भी ऐसे ही आंदोलन उठे हैं। यहाँ तक कि बिहार में मुख्य रूप से आदिवासी समूहों द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग भी इसी पैटर्न पर फिट बैठती है। इनमें से कुछ आंदोलन उग्र हो सकते हैं और कट्टरपंथी स्वर ले सकते हैं, जैसे अन्यत्र मातृभूमि के लिए हिंसक संघर्ष। ये आंदोलन उन समावेशी आंदोलनों से भिन्न है जिनका लक्ष्य सार्वभौमिक लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चाहे विशिष्ट या समावेशी, ये आंदोलन आमतौर पर वर्ग, भौतिक संपदा या मुख्यधारा की राजनीति के बारे में नहीं है। पहले की चर्चा में हम नीचे एनएसएम की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। एनएसएम की विशेषताएं। एनएसएम अक्सर राज्य और नागरिक समाज के बीच विरोधाभास पर अपने विचार बनाते हैं। उनका मानना है कि नागरिक समाज के लिए जगह कम हो रही है क्योंकि सत्ता और नियंत्रण का प्रभाव जीवन के लगभग हर हिस्से में फैल रहा है। चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे राज्य का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे बाजार का भी विस्तार हो रहा है। नागरिक समाज पर राज्य और बाजार संस्थाओं की पकड़ इतनी मजबूत है कि निगरानी और नियंत्रण के उनके संयुक्त दबाव के तहत समाज शक्तिहीन महसूस करता है। एनएसएम समुदाय की सुरक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में उभरते हैं। राज्य सार्वजनिक हितों के नाम पर व्यक्तियों के निजी जीवन के लगभग हर पहलू में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। शायद नागरिक समाज पर राज्य और बाजार के व्यापक हमले के कारण समकालीन समाज में विभिन्न प्रकार के एनएसएम उभरे हैं। शहरी, पारिस्थितिक, सत्ता विरोधी, संस्थागत विरोधी, नारीवादी, नस्लवाद विरोधी, जातीय और क्षेत्रीयवादी। संघर्ष का ध्यान कारखानों और खेतों जैसे पारंपरिक कार्यस्थलों से हट गया है। एनएसएम का मुख्य उद्देश्य एक लोकतांत्रिक नागरिक समाज का निर्माण करना है जो बुर्जुआ, औद्योगिक और भौतिकवादी आदर्शों से परे हो। ऐसा एजेंडा उत्तर आधुनिक दुनिया में एक नया विकास है। एनएसएम सामाजिक संघर्ष को समझने के हमारे तरीके को काफी हद तक बदल देता है। इससे पहले मार्क्सवाद वर्ग संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन संघर्षों को समझाने का मुख्य तरीका था। लेकिन मार्क्सवाद पारिस्थितिकी, लिंग, नस्ल और जातीयता जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या नहीं कर सका। इसने सभी संघर्षों को वर्ग संघर्ष के रूप में माना और सोचा कि समाज की परिस्थितियां लोगों के विचारों को आकार देती हैं। इसने सभी सामाजिक समूहों को वर्ग समूहों के रूप में भी देखा। लेकिन कई आधुनिक आंदोलन जैसे नस्लवाद विरोध, नारीवाद और पर्यावरणवाद वर्ग के बारे में नहीं है। उनके समूह वर्ग श्रेणियों में फिट नहीं बैठते। समाज को समझाने के एक तरीके के रूप में मार्क्सवाद नई वास्तविकताओं के सामने विफल रहा है। इसमें केवल वर्ग के संदर्भ में संघर्ष देखा गया। लेकिन आज के संघर्ष वर्ग से परे और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। आधुनिक आंदोलन वैश्विक है और सार्वभौमिक मानवीय चिंताओं को छूते हैं। वे शांति, परमाणु सुरक्षा, ग्रह की रक्षा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों की परवाह करते हैं। ये आंदोलन मार्क्सवाद के संकीर्ण फोकस से मुक्त होते हैं और समाज को समझने के नए तरीके पेश करते हैं। मार्क्सवाद के अंत के साथ यह स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति की वर्ग पृष्ठभूमि हमेशा यह निर्धारित नहीं करती है कि वे कौन हैं या उन्हें क्या परवाह है। इस वजह से नए सामाजिक आंदोलन एनएसएम ज्यादातर औद्योगिक श्रमिकों की तरह यूनियनों को संगठित करने या राजनीतिक दल बनाने से दूर चले गए हैं। जर्मन ग्रीन और ग्रीन पार्टी को छोड़कर अधिकांश एनएसएम जमीनी स्तर की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें कुछ ही लोगों को शामिल करते हुए छोटे कार्य और आंदोलन शुरू किए जाते हैं। वे स्थानीय मुद्दों के लिए लड़ते हैं
और बड़े संस्थानों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। ये नए आंदोलन आम तौर पर लोकतांत्रिक समूह बनाते हैं, जहां निर्णय एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन वे केवल राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए होते हैं। 1985 में जीन कोहेन के अनुसार एनएसएम अर्थव्यवस्था या सरकार पर हमला करने के बजाय समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोहेन का यह भी कहना है कि एनएसएम में 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो उन्हें सीमित करती हैं, जैसे बहुत बड़ा या आक्रामक न होना। आम तौर पर नए सामाजिक आंदोलनों एनएसएम में शामिल लोगों का लक्ष्य अतीत से आदर्श समुदायों को वापस लाना नहीं होता है। इसके बजाय वे स्वतंत्रता, विविधता और विशिष्टता के लिए लड़ रहे हैं। वे अभी भी समान अधिकारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों जैसे मतदान और कानूनी संरचनाओं में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं। ये लोग सक्रिय रूप से अपने पिछले अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने मूल्यों के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं। लेकिन कभी-कभी कट्टरपंथी एनएसएम ऐसा नहीं करते हैं। एनएसएम में लोग स्वीकार करते हैं कि सरकार और बाजार वैध और आवश्यक हैं। निष्कर्ष: हमने यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट प्रकार की समूह कार्रवाई है जिसमें संघर्ष शामिल है। हमने विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बारे में बात की है और वे विभिन्न आंदोलनों से कैसे संबंधित हैं। हमारा उद्देश्य यह दिखाना रहा है कि समाज के प्रतिनिधित्व की प्रकृति, जो मुख्य रूप से पूंजीवाद और आधुनिकता से आकार लेती है, हमारे द्वारा देखे जाने वाले सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे जैसे समाज उत्तर पूंजीवादी, उत्तर आधुनिक युग में बदलता है, नई प्रकार की सामूहिक कार्रवाई उभरती है, जिसे एनएसएम के रूप में जाना जाता है। इन एनएसएम को पुरानी और नई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और आगे अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एक्सक्लूसिविस्ट और इनक्लूसिविस्ट। याद रखें, कोई भी वर्गीकरण प्रणाली परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वे समझने के लिए सामाजिक वास्तविकता को सरल बनाने में मदद करती हैं। हम जिस सामाजिक दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए हमें वर्गीकरण का उपयोग सावधानी से करना चाहिए।